डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैं आपको पैटर्न बताता हूं। ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ ही साथ हमको ये भी सीखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो हम उनको कैसे लिखना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। कह रहा है कि यदि 30 ml हाइड्रोजन तथा 20 ml O2 अभिक्रिया करके H2O बनाते हैं, अभिक्रिया के अंत में क्या शेष रहेगा, ये आपको बताना है। फिर है इफ 30 ml ऑफ H2 रिएक्ट विद 20 ml ऑफ O2 टू फॉर्म H2O, द रिमेनिंग रिएक्टेंट एट द लास्ट ऑफ द रिएक्शन इज, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 10 ml H2, दूसरा है 5 ml H2, तीसरा है 10 ml O2 और चौथा है 5 ml O2। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखो, हमसे कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करके H2O बनाया। तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख लें। यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि H2 कितना, H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, यहाँ O2 है, यहाँ O है। इसका मतलब हम हाफ O2 इसको कर सकते हैं। सही है ना। ठीक। अब अगर हम इसको मोल के हिसाब से देखें तो हमको यहाँ पर समझ में आता है कि 1 मोल जो है H2 का, हाफ मोल जो है O2 के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ H2O। ठीक। बट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया, आयतन दिया हुआ है। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, आयतन दिया है, और 30 ml यहाँ और 20 ml यहाँ। बाकी कोई कंडीशन टेम्परेचर की, प्रेशर की नहीं दी है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नहीं दी जाती है तो हाँ, और हमारे पास में गैसियस रिएक्टेंट हैं, गैस अभिकारक हैं, तो उस केस में हम ये मान लेते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो था वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, नियतांक होगा, नियत होगा। और जब ये कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन से देखें, अगर हम इसको आदर्श गैस समीकरण PV = nRT से देखें तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, मोल के हो जाएगा। यानी कि आयतन जो होगा वो मोल के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम भी आप समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि 1 मोल की जगह मैं यहाँ पर वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, आयतन भी लिख सकता हूँ। तो क्या लिख दूंगा भाई, 1 मोल की जगह हो जाएगा 1 वॉल्यूम। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये हाफ वॉल्यूम हो जाएगा। इसका क्या, इसका वॉल्यूम, ये लिक्विड स्टेट में है तो इसलिए इसका हम 0 वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है ना, 0 आयतन लेते हैं। ठीक। जो आयतन में परिवर्तन ज़्यादातर आप देखते हो तो किस में देखते हो, गैसियस अवस्था में देखते हो। और जब गैसियस अवस्था में देखते हो तो इसका मतलब है कि गैसेस का वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं, और जो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, यानी कि जो ठोस द्रव होता है, उसका आयतन जो होता है वो हम 0 मान लेते हैं। ठीक। हमें डाटा क्या क्या दिया, हमें दिया है 30 ml हाइड्रोजन दिया है और 20 ml O2 दिया है। देखिए, क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, बट मैं आपको समझा सब्जेक्टिव की तरह रहा हूँ, इसलिए कि कहीं अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में आ गया तो आप उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई ना। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना पहले ज़रूरी है और फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तब। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव में भी आपको आंसर लेके आना है, सही आंसर लेके आना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे। आयतन इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि भाई 30 ml हमारे पास में ये है। अगर मेरे पास 30 ml ये होता तो इस अभिक्रिया के हिसाब से कितना लगता, तो तुमने कहा सर अगर 1 ml होता तो आधा ml ये लगता। तो अगर 30 ml ये है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 15 ml ये लगेगा। हमने कहा लेकिन हमको तो 20 ml दे दिया, हमको तो O2 दे दिया कितना, 20 ml। ठीक है ना। बट गिवन जो है, यानी कि दिया गया कितना है, 20 ml। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ml बच जाएगा, और कौन बच जाएगा, O2। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ भी रहा है कि अभिक्रिया के अंत में क्या शेष रहेगा, और शेष रहने में आपको हाइड्रोजन और O2 ही दिया है। तो हाइड्रोजन 30 ml पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, किसके साथ में, 15 ml O2 के साथ में, और O2 बच जाएगा कितना, 5 ml। तो 20 - 15, 5 ml O2 जो होगा वो क्या होगा, शेष बच जाएगा। तो O2 का शेष आयतन यानी क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2, रिमेनिंग, या कह लें, या फिर हम इसको कह सकते हैं अनरिएक्टेड
वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू कितना 5 ml O2, यानी आपका डी आंसर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर इन। देखिए, जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, किसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी या किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, तो हमेशा इसमें क्या करते हैं, मोल पहले निकाल लेते हैं। और जब मोल निकाल लेते हैं तो आपको पता है कि अगर 1 मोल की आप बात करते हो तो 1 मोल जो होता है ये इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी मान लीजिए कोई भी आप एंटिटीज ले रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटिटीज आ जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे परमाणु ले रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इतने आपको परमाणु मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप अणु ले रहे हो तो इतने अणु मिलेंगे, सही है ना। तो 1 मोल यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 1 मोल अणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 अणु, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। कुल मिला के आपको क्या करना, मोल करना है। अब आप जरा ऑप्शन को देखना है 1 मिनट के लिए। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है 24 ग्राम कार्बन और ब्रैकेट में 12 लिखा हुआ में, मतलब कि कार्बन 12 के 24 ग्राम ले लिए हैं तो उसमें ज़्यादा है। दूसरा 56 ग्राम Fe 56 में, यानी कि Fe का परमाणु भार 56 है और 56 ग्राम ही हमने लिया है तो उसमें ज़्यादा है। दूसरा है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम 27 में, यानी कि 27 इसका एटॉमिक मास है और उसके 27 ग्राम लिए उसमें। और फिर अगला कह रहा है कि 108 ग्राम सिल्वर 108 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको देख लेंगे, यानी इन्होंने सबके परमाणु भार दे दिए हैं और आपसे कहा है कि इसमें आपको बताना है, ठीक। अब देखिए, अगर मोल की आप कैलकुलेट करते हैं तो मोल बराबर जो होता है वो होता है क्या, भार बटे परमाणु भार, ठीक है ना। अगर अणु है तो अणु भार लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल जो होता है ये इक्वल टू होता है वेट बाय एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। अब हमको सबका कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले आ जाओ ए वाले में। ए में हमें वेट कितना दिया है तो 24 ग्राम दिया हुआ है और इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है तो 12 दिया है, तो इसमें कितने आ गए, 2 मोल आ गए, सही। बी की बात कर लें तो बी की बात अगर हमने कही तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 56 ग्राम इसका वेट दिया है, एटॉमिक ग्राम वेट भी 56 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या हो जाएगा, सी में 27 ग्राम दिया है और बाई 27 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और अगर हम डी की बात करें तो डी में वेट जो दिया हुआ है, भार जो दिया है वो 108 ग्राम दिया है और यहाँ पे परमाणु भार भी 108 ग्राम है तो 1 मोल है। तो आप क्या देख रहे हो कि सभी में क्या, इन तीनों ऑप्शन में 1-1 मोल आ रहा है, और जब सब में 1-1 मोल आ रहा है तो 1 मोल भी कितने होंगे, 6.022 गुणे 10⁻23, तो यहाँ पर तो 2 मोल है, यानी कि यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको परमाणु मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2 मोल या 2 Na मिलेंगे। 2 Na मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ए आंसर सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात क्या है। The ratio by weight of hydrogen is to oxygen in H2O is 1:1 है, 1:2 है, 1:8 है और 1:16 है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो जल है उस जल में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात क्या है, यानी कि बाई वेट क्या है। आपको बताना क्या है, भारात्मक अनुपात, यानी कि आपको बताना है रेशियो बाई वेट, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। इसका मतलब है कि 2 ग्राम तो आपने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है ना। आपने 2 ग्राम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया। उसके बाद में इसकी बात अगर हम करें तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, एक ही है, यानी कि 16 ग्राम आपने जो है वो ऑक्सीजन ले लिया और उससे आपने वाटर बना दिया, कितना, 18 ग्राम बना दिया, ठीक है ना। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया और ये 18 ग्राम वाटर बन जाएगा। चलो ठीक, तो भाई 2:16 का है बाई वेट, तो ये क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका करेक्ट जो होगा वो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 100 ml गैस का भार 0.1 ग्राम है। गैस का अणुभार बताइए। कह रहा है फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 ml वॉल्यूम विद 0.1 ग्राम वेट। और आपको 4 ऑप्शन इन्होंने दे दिया। देखिए
सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं और फिर डेटा के बाद हम सोचते हैं कि इसमें सूत्र क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम गिवन लिख देंगे कि भाई दिया है हमको क्या क्या दिया है, ठीक है ना, गिवन क्या क्या है, तो वो जरा देख लो भैया। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम केल्विन में बदल लेंगे, तो 273 से ऐड कर दिया तो ये भैया 300 केल्विन हो गया। दूसरा में प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर जो दिया है वो कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेयर का दिया हुआ है, ठीक है ना। तीसरा वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, लीटर में बदल लेंगे। 100 ml को क्या करेंगे, लीटर में बदल लेंगे। तो हमने क्या किया, 100 डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से, तो ये मेरे पास 0.1 लीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये लीटर में इसको बदल लिया। अब इसके बाद भार दिया हुआ यानी कि W के मान दिया हुआ है 0.1 ग्राम, सही। अब देखना हमें P दिया है, V दिया है, T दिया है। अगर P V T आता है दिमाग में तो एक इक्वेशन आती है, कौन सी आती है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आती है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस समीकरण, यानी कि आदर्श गैस समीकरण आता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो आदर्श गैस समीकरण जो होता है ये होता है क्या, PV = nRT होता है। आदर्श गैस समीकरण जो होता है वो क्या होता है, PV = क्या होता है, nRT। यहाँ पर n क्या होता है, n जो होता है मोलों की संख्या होती है, तो यानी ये हो जाता है कि W/m हो जाता है। तो यहाँ पे PV = क्या हो जाएगा, W/mRT हो जाएगा। PV = क्या हो जाएगा, W/mRT हो जाएगा। तो चलो भाई प्रेशर की बात करें तो प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर का हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होगा 0.1 का हो जाएगा। वेट की हम बात करते हैं तो कितना है, 0.1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो m रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में R, अब जरा R की देखो तो R जो होगा वो 0.0821, R का मान, R क्या है, गैस नियतांक है, ठीक है ना। R क्या होता है, गैस नियतांक है, और इसका मान जो होता है वो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल होता है। तो तुमने R का मान यहाँ पर रख दिया, कितना रख दिया, 0.0821, ठीक। और इंटू T का मान कितना है, 300 केल्विन है। T का मान कितना है, 300 केल्विन। अब देखो यहाँ से 0.1 इधर भी है, 0.1 इसके इधर साइड भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा इधर साइड आ गया, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होगा, 0.0821 और इंटू कितना हो जाएगा, 300, यानी ये वैल्यू आती है 24.63, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो 24.63, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा कितना, ए, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करें कि 58.5 ग्राम NaCl को 1 लीटर विलेन में घोला गया, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 58.5 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है या मोलरता निकालना है, और कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि आपने 58.5 ग्राम NaCl लिया और उसको 1 लीटर विलेन में घोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन में आप अगर देखें कि दिया है, तो दिया है में आपको दिया हुआ है NaCl का भार, यानी कि वेट ऑफ NaCl दिया है आपको 58.5 ग्राम। फिर अब यहीं पर आप क्या करेंगे, NaCl का अणुभार भी निकाल लेंगे, क्योंकि मोलरता के फॉर्मूले में आपको अणुभार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपने निकाला क्या, NaCl का अणुभार, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। अच्छा, अब देखो सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम तुमको पता है कि 1123 होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास जो है इसका कितना है, 23। क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन तुम्हें मालूम है कि 1735.5 होता है, तो प्लस तुमने कर दिया कितना, 35.5, और ये वैल्यू आ गई कितनी, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया कितना, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक। और क्या दिया है आपको दिया हुआ है विलयन का आयतन, आपको दिया हुआ है विलयन का आयतन, और ये कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया है, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है ना। बस अब मोलरता का फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो आपको याद आ रहा है कि मोलरता बराबर क्या था, मोलरता कैपिटल M बराबर क्या था, WB इंटू चलो 1000, और बाई हो जाएगा क्या, MB, और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है ना।
WB क्या था, WB जो है वो विलेय का भार है और यानी कि सॉल्यूट का वेट है, और MB क्या है, MB सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। तो भाई इसका वेट NaCl क्या है, सॉल्यूट है यानी कि विलेय है। NaCl का भार तुमने कितना दिया 58.5 गुणे तुमने 1000 कर दिया बटे इसका अणुभार 58.5 गुणे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में होना चाहिए। तो लीटर में जो है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर के कितने ml हो गए, 1000 ml। ठीक है, जब ऊपर से 1000 से गुणा करते हो तो फिर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होता है ml में रहता है। तो तुमने 1000 कर दिया तो तुमको समझ में आ रहा है ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा 1 मोलर आ जाएगा। तो आंसर जो इसका होगा वो A करेक्ट हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, F माइनस दिया है, O2 माइनस दिया है, F माइनस O दिया है, F माइनस O प्लस दिया है और F माइनस O2 प्लस दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक को या सम इलेक्ट्रॉनिक को आप डिवाइड कर लेते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है, सम या समान होता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिन स्पीसीज में इस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है हम उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो चलो भाई देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है F का परमाणु क्रमांक कितना 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन इसमें है और प्लस आपने माइनस लगा के 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। अब O2 माइनस, तो O का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन और प्लस आपने 2 माइनस लगा दिए तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो आंसर A जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट B, C और D को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए F में आपने 1 माइनस लगाया तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में 1 माइनस लगाया तो 10 इलेक्ट्रॉन और इस पर कोई चार्ज नहीं लगा इसलिए इसके पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा आंसर। F माइनस और O प्लस को देख लीजिए तो F माइनस में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन और O पे प्लस इलेक्ट्रॉन, O 8 इलेक्ट्रॉन थे और आपने प्लस लगा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद में F माइनस और O2 प्लस, F माइनस में कितने थे 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर O2 प्लस कर दो तो O पे कितना परमाणु क्रमांक 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने 2 प्लस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्वांटम संख्या n बराबर 2 और l बराबर 0 प्रदर्शित करती हैं। दो क्वांटम संख्या आपको दी गई है, n बराबर 2 दी गई है और l बराबर 0 दी गई है। कह रहा है कि क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। अब आपको दिया हुआ 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p और 3d। ठीक। तो अब एक बात जरा देखो, आपको याद आ रहा है अगर हम देखें तो अगर हम l की बात करते हैं तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और ये जो होता है SPDF के लिए होता है। ठीक है ना। ये जो सबशेल होते हैं वो SPDF होते हैं। ठीक है ना। इन्हीं सबशेल के ऑर्बिटल भी होते हैं। ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू को चाहिए होता है बट m यहाँ पर दिया नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर हम S से ही इसको अब देखें, मतलब हम सबशेल से ही देखेंगे यानी L से ही इसको देखेंगे। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि L की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू 0 जो होती है वो किसके लिए, S के लिए है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि C और D आंसर इनकरेक्ट हो जाएंगे। C और D आंसर जो होंगे वो नहीं होंगे क्योंकि L बराबर 0 दिया है और L बराबर 0 जो होता है वो किसके लिए होता है, S के लिए होता है। बट N की वैल्यू 2 दे दी तो N की वैल्यू 2 दे दी तो ये फिर किसके लिए हो गया, 2S के लिए हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2S आ जाएगा। अगर मान लो N की वैल्यू 1 दे रहा होता तो 1S आ जाता। ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का सही बढ़ता क्रम है। करेक्ट ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज। और आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये अबाव रूल से लगेगा और अबाव रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको याद आ रहा है कि अबाव के अकॉर्डिंग जब आप बनाएंगे तो आप पहले में एक घर बनाते हैं, 2 में 2 घर बनाते हैं, 3 में 3 घर बनाते हैं, फिर 4 में आप 4 घर बनाते हैं, फिर 5 में 5 घर होते हैं लेकिन आप 4 ही बनाते हैं क्योंकि 4 ही आपके सिलेबस में हैं, फिर 6 में 6 घर होते हैं लेकिन आप 3 घर बनाते हैं। ठीक है ना। और 7 में 7 घर होते हैं बट आप 2 घर बनाते हैं। ठीक।
अब देखिए इसके बाद सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 2s में, 2s के बाद जाता है 2p 3s में, 3s के बाद 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s में। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, 5p से करनी है, या 4f 6f और ये 5d है। तो यहाँ से आ गए हम क्या, 4 तो है ही नहीं, 4d नहीं, अब 5p आ गया। अब जरा देखिए कि 5p की एनर्जी इससे कम है, उसके बाद आ जाएगी किसकी, 6s की आ जाएगी। उसके बाद हम देखें तो 4f और 5d की आ जाएगी, 4f की आ जाएगी और 5d की आ जाएगी। हमको यही चार दिए हुए हैं, हमको 5p दिया है, 4f दिया है, 6s दिया है, 5d दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इन्हीं चारों को देख लेंगे। तो सबसे कम एनर्जी 5p की है, तो 5p वाले 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 6s है, अब 6s यहाँ पर 4f है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 6s है, चलिए ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5d है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको दिखाई भी दे रहा है कि 5p लेस देन 6s, फिर 4f और फिर 5d हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम में स्थिति अनिश्चितता होगी। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और उसका मास दिया हुआ है विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर वेलोसिटी जो दी गई है वो दी है 300 मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम अनसर्टेनिटी कंसीडर करेंगे क्योंकि मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। तो आपको याद आ रहा है कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आप लगाते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आप लगाते हैं तो वो फॉर्मूला जो आता है वो आता है डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4 पाई के, ठीक है ना। वह डेल्टा एक्स जो होता है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है, ठीक। तो डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ग्रेटर देन, और ये h/4 पाई, और ये पूरा नीचे चला गया m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, मतलब इस ग्रेटर देन इक्वल टू h की वैल्यू, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू दी नहीं है तो याद करनी पड़ती है। तो 6.626 इंटू 10⁻34 इसकी वैल्यू आती है जूल सेकेंड, ठीक है ना। और बाई हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आती है 3.14 इंटू एम, मास ऑफ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दिया हुआ है आपको है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है ना, इंटू 10⁻31 kg, और इंटू क्या है आपको दिया हुआ डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वैल्यू आपको सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू जो आती है वो आएगी 1.93 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आंसर जो है वो सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देने वाला है कि इसमें 1.93 इंटू 10⁻2 भी दिया हुआ है, तो कभी 1.93 लाने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट पर भी टिक कर देते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल ऑफ एन एटम इज। आपको किसी भी सब शेल में बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं सब शेल में तो 2l+1 होता है, 2l+1 होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप एस सब शेल की बात करें तो उसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 2 और ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 0+1, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस में मैक्सिमम जो होते हैं वो कितने होते हैं, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो 2l+1, बट यहाँ पर क्या दिया हो 2l+1 दिया है, तो ये सही नहीं होगा। अब इसके बाद 2n² दिया हुआ, तो ये भी सही नहीं है। अब इसका मतलब इन दोनों में से कोई सही होगा, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाला, तो यही लग रहा है कि ये सही होगा। कैसे देख लो, अच्छा इसको जरा ओपन करो, तो 2 2 या 4 हो जाएगा, तो 4l प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आंसर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मान लो कि अगर आपने कहा कि भाई P के लिए, तो P के लिए L की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 रखो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 + 2 यानी हो जाएगा 6, यानी क्या हो गया P6 हो गया। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको याद आ रहा है कि 6 होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई इसका आंसर डी हो गया। अब अगला कह रहा है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए निम्न में से क्या सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन।
देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं हैलोजन की, तो आपको याद आ रहा है कि क्लोरीन की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्लोरीन की, या हम कह दें कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से जो होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपल्सन ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पर एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से एंटर कर जाता है, इसलिए इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो नेट गेन एनर्जी होती है, जो नेट एनर्जी हमको मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, और उसके बाद क्या होता है ब्रोमीन का, और फिर होता है क्या आयोडीन का। तो चलिए भाई हम यहाँ पर देख लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब हम देखते हैं तो ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, तो भाई ब्रोमीन ग्रेटर देन नहीं, फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, तो गलत हो गया। फिर फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन, तो ब्रोमीन नहीं, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन, तो फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है, तो ये सही हो गया। आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला कह रहा किसकी आयनिक त्रिज्या का उच्चतम मान है, किसकी आयनिक त्रिज्या का उच्चतम मान है, यानी कि कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है आयनिक रेडियाई, यानी कि आयनिक रेडियाई किसकी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए आयनिक रेडियाई आपको याद आ रहा है कि आयनिक रेडियाई जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही कम जो होगी वो आयनिक रेडियाई होगी, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज के, कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आयनिक रेडियाई होगी। बट यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ये आप सेम एटम में देखते हो, अगर आप डिफरेंट एटम में देखोगे तो आपको दूसरे फैक्टर भी देखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो लिथियम है, लिथियम पे +1 है, तो आपको याद आ रहा है कि भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 2 1, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो ये Li+ बन गया, यानी इसमें फर्स्ट शेल ही है, इसमें केवल एक ही शेल है और एक ही कोश होने की वजह से इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा, ठीक। अब B3+ की बात करते हैं तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। अब आपने 3+ निकाल दिया तो 3+ निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसके पास भी एक शेल है, बात में, बट इसकी रेडियस जो होगी वो लिथियम से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो होंगे 5 प्रोटॉन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, वो 5 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इसका साइज जो होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि B3+ लेस देन हो जाएगा क्या Li+ हो जाएगा। और उसके बाद आ जाओ O2- है, O पे 2- है तो ऑक्सीजन का आपको याद आ रहा है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है 8 होता है, 8 होता है, तो 2 6 हो जाएगा। अब आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो इसका हो जाएगा कितना, 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसकी रेडियस का मान जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख भी रहे हैं। F- की अगर आप बात करोगे तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है तो ये 2 7 हो जाएगा। और जब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो देने पर क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। जब भी हमारे पास में कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, उनमें हम रेडियस जो देखते हैं वो हम देखते हैं E/P रेशियो से, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने 10 हैं, चाहे ऑक्सीजन ले और चाहे हम क्या करें फ्लोरीन ले। बट ऑक्सीजन की अगर बात मैं करता हूँ तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 हैं और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने 9 हैं, ठीक है ना। सॉरी, ऑक्सीजन में प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 8 हैं और फ्लोरीन में प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 9 हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए ऑक्सीजन की रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर O2- आएगा और ये आएगा F-, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेडियाई जो आएगी वो किसकी आ जाएगी, C की, यानी कि O2- की हाईएस्ट रेडियाई होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आयनिक त्रिज्याओं का घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज, और आपको यहाँ पर जो दिया है O2-, F-, Na+, Mg2+ और Al3+ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर इनको देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सब के सब जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज को बता रहे हैं, यानी कि ये सब के सब सम इलेक्ट्रॉनी हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है ना। ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे, देखिए भाई O2- ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 9 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है और एक आपने निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम का जो होता है वो 12 होता है और आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 हो गए। और एल्युमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 हो गए। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जब भी हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियाई जो होती है वो हमेशा हम E/P रेशियो से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से देखते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होता है उसी का ही जो होता है वो रेडियस ज़्यादा होता है। तो चलो भाई देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा O2-, फिर मैंने लिखा F-, फिर मैंने लिखा Na+, और फिर मैंने लिखा Mg2+, और फिर मैंने लिखा Al3+। ठीक, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो को देखेंगे, E/P रेशियो को देखेंगे। तो देखो ऑक्सीजन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज है। अब प्रोटॉन की बात कर लो तो भाई प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 है, फ्लोरीन का कितना है, 9 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है और एल्यूमिनियम का 13 है। आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो जो वैल्यू आएगी E/P रेशियो की वो इसकी O2- की, उसके बाद F- की, फिर उसके बाद Na+ की, फिर Mg2+ और Al3+। तो यानी सबसे ज़्यादा रेडियस O2- ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन Na+, ग्रेटर देन Mg2+, ग्रेटर देन Al3+, ये हो जाएगा। अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो O2- F- Na+, Mg2+, Al3+, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पी ब्लॉक का तत्व होगा। आपको यह बताना है कि पी ब्लॉक का कौन सा तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए अब जरा देखते हैं। देखिए हीलियम की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर आता है हाइड्रोजन और इधर लास्ट में आता है हीलियम। ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है, ये कैसा है, पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हीलियम आ जाएगा। ठीक है, बेरिलियम की बात करो तो बेरिलियम यहाँ पर आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है क्या है, बेरिलियम आता है, सॉरी यहाँ पर आता है लिथियम, और लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, और ये भी बेरिलियम किस में, एस ब्लॉक में ही है। ठीक है, तो ये कैसा है, एस ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद में ये आयरन जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, निकल जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है। आंसर आपका ए आ जाएगा। हीलियम जो है वो पी ब्लॉक का है। हालांकि हीलियम में अगर आप देखिए तो 1s2 कन्फिग्रेशन आता है, बात समझे, 1s2 कन्फिग्रेशन आता है, तो इसको मानते हैं कि भाई लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, इसलिए एस ब्लॉक का होना चाहिए। बट इसकी बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी की सारी इनर्ट गैस से मिलती हैं, इसलिए इसको यहाँ पर पी ब्लॉक में रखा गया है। तो इसलिए आंसर जो होगा वो पी ब्लॉक के लिए ए आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी आप देखिए तो ऑप्शन में पी ब्लॉक वाला एलिमेंट है ही नहीं, और जब नहीं है तो फिर यही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखें, कह रहा है कि परमाणु क्रमांक का कौन सा युग्म एस ब्लॉक के तत्वों को निरूपित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें 715 दिया है, 612 दिया है, 917 और 412 दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद हो या फिर आपको एक सीक्वेंस याद हो तो इससे लग जाएगा। हालांकि बहुत आसान है, आप आराम से बता सकते हो। जैसे 7 परमाणु क्रमांक जो होता है, 7 जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन जो है वो किसका है, पी ब्लॉक का है। नाइट्रोजन जो है वो किसका है, पी ब्लॉक का। इधर साइड नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर हीलियम, हीलियम के पहले। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करें कि परमाणु क्रमांक का कौन सा युग्म एस ब्लॉक तत्वों को निरूपित करता है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ एटॉमिक नंबर दिए गए हैं और आपको बताना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले माइंड में आप सेट करिए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो आपको याद आ रहा है कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन आता है, फिर आता है लिथियम, इसके नीचे आता है सोडियम, इसके नीचे पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम आता है। इधर साइड आप देखो तो यहाँ पर आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर क्या आता है कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और फिर क्या आता है, रेडियम आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर शुरुआत का जो है वो तुमको चेक करना है। एटॉमिक नंबर शुरुआत का चेक करना है, वहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। बस इससे ज़्यादा के आपको नहीं दिए गए हैं, इससे ज़्यादा के आपको नहीं दिए गए हैं। बात समझ आई ना। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको देख लेनी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 और 12 वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नहीं अगर समझ में आता है तो आप लिख सकते हो। जैसे आपने 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 आपको समझ में आता है नाइट्रोजन का है,
फिर यहाँ पर 6 है तो 6 आपको याद आता है कार्बन का है। फिर यहाँ पर 9 है तो 9 आपको याद आता है फ्लोरीन का है। फिर 4 है तो 4 आपको याद आता है बेरिलियम का। इन तीनों की अगर आप बात करोगे तो ये तीनों के तीनों पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और जब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक पेयर के बारे में बताना है, तो ये ऑप्शन तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा BH2 की संरचना है, शेप ऑफ BH2 इज, तो पहला कह रहा है रेखीय लीनियर, त्रिकोणीय ट्राइगोनल, फिर कह रहा है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और पिरामिडल। तो BH2 की संरचना बनाते हैं, तो देखिए किसी भी यौगिक की अगर आप संरचना बनाते हो, किसी कंपाउंड की अगर आप संरचना बनाते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को देखिए। तो आपने कहा कि सर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है, तो इसका मतलब है कि 2 और 2 यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने कहा भाई दूसरा कौन है, तो तुमने बोला दूसरा सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचिए कि बेरिलियम Be है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिखा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि जो इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉन जब अरेंज होते हैं तो इस तरह से स्पेस में अरेंज होते हैं कि वो मिनिमम रिपल्सन को शो करें। अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि यहाँ पर ये Be में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है तो उस केस में यहाँ पर बॉन्ड एंगल आएगा 90 डिग्री का। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखो, इस यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एंगल जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 180 डिग्री का आ रहा है। बात समझिए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, जिसकी वजह से इन पे रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन पर प्रतिकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और प्रतिकर्षण बल होने की वजह से, कम होने की वजह से ये यही आकृति है, यही शेप लेंगे। तो शेप कैसी दिख रही है, तो भाई शेप एक लाइन में दिख रही है। शेप कैसी दिख रही है, एक लाइन में दिख रही है। एक लाइन में दिख रही है तो मतलब लीनियर है, यानी कैसी है, रेखीय है, ठीक है ना। तो आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि CH4 में आपको संकरण बताना है कि CH4 में संकरण क्या होगा। sp3 है, sp2 है, sp और sp3d। देखिए जब भी आप संकरण या हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने में आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आप देखते हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखते हैं, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा और प्लस क्या होता है, लोन पेयर। कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं सेंट्रल एटम ने और कितने उसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उससे आप संकरण को पता कर लेते हैं या हाइब्रिडाइजेशन को पता कर लेते हैं। चलिए भाई कार्बन की बात करें तो कार्बन का मैंने पहले ही बताया था कि संरचना बनाने के पहले या स्ट्रक्चर बनाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपने कार्बन का एटॉमिक नंबर लिया तो 6 होता है, तो ये 2 4 यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन का 1 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हर एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। आपको याद आ रहा है कि आपने पढ़ी थी लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी आपसे ये कहता है कि हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन पे क्या होता है, ड्यूप्लेट होता है, यानी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाता है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं, इसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। हालांकि लुईस ऑक्टेट थ्योरी के कई सारे एक्सेप्शन बाद में मिले, लेकिन शुरुआत में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी स्ट्रक्चर बनाने में। हम यहाँ पर इस लुईस ऑक्टेट थ्योरी को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइंड होता है, और यहाँ पर इसने क्या किया, बंध का निर्माण कर दिया। हाइड्रोजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने फिर इसके साथ में कर दिया, तो अब हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 6 हो गए। फिर इसने इसके साथ किया, शेयरिंग किया, तो अब हाइड्रोजन के पास 2 हो गए और इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर इसने इसके साथ किया तो यहाँ पर हो गए कितने, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब अगर आप इसकी संरचना बनाए या इसका स्ट्रक्चर बनाए तो आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया इस हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर बनाया और एक यहाँ पर बनाया। आप सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, आप सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है, ठीक। 4 इसके पास हैं और कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बंध नहीं बनाता है,
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बंध नहीं बनाता है, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिए हैं। तो सिग्मा कितने इसके पास हैं, 4, ठीक है ना, और लोन पेयर कितने हैं, 0। टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टोटल जब 4 आता है तो हम सबसे पहला नंबर जो देते हैं वो एस को देते हैं। अब एस के बाद कितने बचे हैं, तो 3 बचे हुए हैं, तो 3 ऑर्बिटल कौन से हो जाएंगे, पी के हो जाएंगे। तो sp3 संकरण जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को चेक कर लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 5 हो जाता तो उस केस में क्या होता, पहला तो एस आता, फिर 3 पी आते, टोटल 4 हो गए। अब एक बचा तो डी आ गया, sp3d, ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि CH4 में संकरण जो होगा वो sp3 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज। आपको BF3 दिया हुआ है, NF3 दिया है और NH3 दिया है। आपको मैं बता दूं कि डायपोल मोमेंट जब भी आप यहाँ पर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कोई भी करें तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बना लें, और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से बना के इसमें डायपोल चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बनाया NH3 का स्ट्रक्चर। NH3 में नाइट्रोजन का आपको पता है कि 7 होता है तो 2 5 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपको कुछ याद आ रहा है कि कुछ इस तरह का बनता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन का यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका हाइड्रोजन का यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ही आ जाएगा। ये आपको याद आ रहा है कि ये पिरामिडल शेप आती है, पिरामिडल शेप आती है, पिरामिडी संरचना होती है, ठीक। खैर हमें उससे मतलब नहीं, हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए डायपोल मोमेंट जब हम देखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में जितना ज़्यादा अंतर आएगा उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चलिए विद्युत ऋणात्मकता की बात कर लेते हैं। तो आपको याद आ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कितनी होती है, 2.1 होती है हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, 3.0 आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया और ये कैसा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर साइड खींचेंगे, इधर की साइड। तो चलो भैया इलेक्ट्रॉन इधर साइड खींच गए, यहाँ पर भी यही कहानी, तो इलेक्ट्रॉन किधर से खींच गए, इधर साइड खींच गए। यहाँ पर भी यही कहानी, तो इलेक्ट्रॉन इधर साइड खींच गए। लोन पेयर जो होता है उसका हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में जो होता है वो मूवमेंट होता है। अब आप यहाँ पर वेक्टर लगाइए, तो वेक्टर में आपको समझ में आ रहा है कि इनका सम जो आएगा वो किधर साइड आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसका और इसका सम जो है वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो आपने लिखा कि सर ये जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, और हल्का सा लोन पेयर का भी आया तो लोन पेयर का ये ऊपर की तरफ, यानी टोटल एनहेंसमेंट हो गया। यानी टोटल जो है वो क्या हो गया, एनहेंसमेंट हो गया। और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब कितनी वैल्यू आएगी ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बताना है किसका कम किसका ज़्यादा है। बात समझे, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई सेकेंड स्ट्रक्चर हमने बनाया किसका, NF3 का स्ट्रक्चर बनाया। NF3 में तुमको याद आ रहा है कि नाइट्रोजन का 7 होता है तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन जो होता है उसका 9 होता है तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 3 बॉन्ड बनाएगा और ये 1 बॉन्ड बनाएगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 3 फ्लोरीन जो होंगे वो लग गए यहाँ पर। अब फिर से आपको यही लॉजिक लगाना है और इसी के हिसाब से डायपोल मोमेंट लगाना है। फ्लोरीन आपको याद आता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पीरियोडिक टेबल का, और इसकी पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0 आती है। नाइट्रोजन की तुमको समझ में आ रही है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0 है। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ खींचेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की खींचेगा, और लोन पेयर का हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो भैया इन तीनों का वेक्टर लगा दो जरा, इन तीनों का वेक्टर सम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये रिजल्टेंट। और ऊपर जो है वो हल्का सा इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, यानी टोटल मेरे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब यहीं पे मैं कंपेयर अगर कर दूं तो मैंने आपसे कहा कि बताओ भैया ये वैल्यू ज़्यादा है कि वो वाली वैल्यू, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि NH3 ग्रेटर देन NF3 होगा। तो जरा देख लो यहाँ पे ऑप्शन में NH3 ग्रेटर देन कहाँ है, NF3 ग्रेटर देन NH3 है, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, NH3 ग्रेटर देन NF3 है, सही हो सकता है।
NH3 ग्रेटर देन NF3, ये भी सही हो सकता है। NF3 ग्रेटर देन NH3, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि मेरे पास ऑप्शन जो होंगे अभी के लिए हिसाब से C और D आ रहे हैं। अब जो BF3 है वो डिसाइड करेगा कि क्या होना है। तो चलिए भाई BF3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बोरॉन का 5 होता है, तो 2 3, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो ये 3 बंद बनाएगा। और फ्लोरीन का समझ में आ रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, 1 बंद बनाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुल मिला के स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से BF3 का बनेगा। ये यहाँ पर फ्लोरीन लग जाएगा और ये यहाँ पर फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको याद आ रहा है कि हाईएस्ट होती पीरियोडिक टेबल में 4.0, तो अगर इसकी नहीं भी पता है तो कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो खींचेगा किधर साइड, इधर साइड खींचेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा किधर साइड खींचेगा, इधर साइड खींचेगा। इधर से पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर साइड खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा। अब सोचो जरा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो कहाँ पर आ रहा होगा, वो यहाँ पर आएगा सीधे। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा होगा वो कहाँ पर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कहाँ पर आएगा, वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये जाएगा। अब ये रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर रहा है, ये रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर रहा है, और ये रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और म्यू इक्वल टू 0 का मतलब सबसे कम जो है वो BF3 का होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि सबसे कम BF3 है, पहले सबसे ज़्यादा NH3, फिर NF3, फिर BF3, यानी आंसर D जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो D आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई अब आते हैं यहाँ पे, हमसे कह रहा है कि यहाँ पे बोरॉन की भी मैं बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 2.0 होती है, ठीक है ना। लिथियम की जो होती है, शुरुआत लिथियम से करते हैं, 1.5 होती है। उसके बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम की 2.0 होती है। और उसके बाद बोरॉन आता है, तो बोरॉन की जो आती है वो एक मिनट थोड़ा सा गलत मैं बोल गया। लिथियम की जो आती है वो 1.0 आती है, फिर बेरिलियम की 1.5 आती है, और फिर बोरॉन आता है, बोरॉन की 2.0 आती है, ठीक है। उसके बाद कार्बन आता है, 2.5 आती है। चलो ठीक है, अब हो गया सही। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है VSEPR परिकल्पना के अनुसार सही विकल्प है। आपको ये बताना है कि VSEPR के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा होता है कि लोन पेयर होता है कि बॉन्ड पेयर होता है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया वाटर का, H2O का। हमें पता है कि ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो 2 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने तो बॉन्ड बना लिए, और बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर बन गए। यानी मेरे पास ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। सही है ना, ठीक। अब आप क्या देख रहे हो, आप एक बात ये देख रहे हो कि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो तो 2 न्यूक्लियस से होल्ड हैं, एक तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। इसका मतलब है ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे ज़्यादा। बट ये जो लोन पेयर है इसको सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होल्ड कर रहा है, इसको अट्रैक्ट जो कर रहा है, इसको आकर्षित जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो सिर्फ ऑक्सीजन का लोन पेयर कर रहा है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये न्यूक्लियस सिर्फ इन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हैं, ये न्यूक्लियस से इन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस से होल्डेड हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है अट्रैक्टेड ज़्यादा हैं, तो रिपल्सन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन करेगा, जो ज़्यादा फ्री होगा। फ्री कौन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर साइड भी होगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर साइड भी होगा। इसी तरह से ये वाले लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर साइड भी होगा और इसका मूवमेंट इधर साइड भी होगा। जब ये इधर साइड होगा तो सोचो कि ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन आने लगेगा, और वो भी कैसा होगा, तगड़ा वाला होगा। काहे के लिए, इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से ये होल्डेड है। फिर लोन पेयर जब इधर जाएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और फिर इसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन जो होगा वो सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि एक तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 न्यूक्लियस से होल्डेड हैं, और दूसरी कंडीशन ये कि इनके बीच में डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तभी मॉलिक्यूल की एक शेप आएगी, क्योंकि तभी ये स्टेबलाइज हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर रिपल्सन सबसे कम
ठीक है, कहाँ पर, बॉन्ड पेयर के बीच में, और उससे ज़्यादा कहाँ रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ, लोन पेयर के बीच में। तो चलो भैया ऑप्शन देख लो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ रहा है, ये नहीं होगा, फिर लोन पेयर आ रहा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर यानी यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, यानी आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होगा, यानी कि किसका डायपोल मोमेंट जो होगा हाईएस्ट होगा, NF3, NCl3, NBr3 और NH3। तो देखिए डायपोल मोमेंट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ये सोच लेते हैं कितने बॉन्ड बनाएगा, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, आपको समझ में आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, तो 2 7 हो जाएगा, यानी कि 1 बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन का 17 होता है, हेलोजन है। ब्रोमीन का 35 होता है, हेलोजन है। तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, 1 बॉन्ड बनाएंगे। तो चलो भैया आप सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है उसका 1 होता है, तो 1 बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। तो सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला NF3, तो NF3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पर फ्लोरीन के साथ बनाएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो तो तुमने कहा सर 3.0 होती है, और फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 4.0 होती है। मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर साइड, ये खींचेगा इधर साइड, ये खींचेगा इधर साइड, और लोन पेयर का हल्का सा अपर डायरेक्शन में। टोटल मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है रिजल्टेंट, यहाँ पर नीचे का रिजल्टेंट आ रहा है इधर साइड, और ऊपर हल्का सा कैंसिल मार दिया, और इसके कारण हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ये आ रही है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं। अब आ जाओ NCl3। तो NCl3 की बात अगर हम करते हैं तो नाइट्रोजन ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए यहाँ पर। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 3.0, क्लोरीन की कितनी होती है, 3.2, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब यहाँ से इधर साइड खींचेगा, ये इधर साइड खींचेगा, ये इधर साइड खींचेगा, लोन पेयर अपर डायरेक्शन में, ठीक। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, और ये हल्का सा कैंसिल आउट मार देगा ऐसे, तो हमको जो मिलेगा कैंसिल होने के बाद वो कुछ ये मिलेगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर NF3 और NCl3 को मैं कंपेयर करूं तो किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जो आता है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट होता है। तो तुमने कहा सर यहाँ पर अगर हम अंतर देखें तो आ रहा है 4 इसकी और -3, तो ये आ रहा 1 का अंतर, और यहाँ अगर अंतर देखें तो 3.2 -3, तो ये आ रहा 0.2 का अंतर, यानी यहाँ पर डायपोल मोमेंट का मान ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ये बात हमको समझ में आती है। चलो भैया NBr3 की बात करो, तो NBr3 की अगर हमने बात की तो NBr3 जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन और 3 ब्रोमीन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो 3.0, और ब्रोमीन की कितनी होती है, तो 2.8 होती है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना है, 3.0, और ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना है, 2.8। तो यहाँ पर फिर से तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से इधर साइड ये जाएगा, ये इधर साइड जाएगा, ये इधर साइड जाएगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो थोड़ा सा ऊपर, यानी कि टोटल जो हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब फिर से डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ कि NBr3 का ज़्यादा है या NCl3 का ज़्यादा या NF3 का ज़्यादा। तो फिर से तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि लगभग यहाँ पर भी आ रहा था। और 0.2 का डिफरेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू इधर साइड नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की घटती है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी धीरे धीरे घटती जाती है। यानी NBr3 का NF3 से भी कम है और NCl3 से भी कम होगा। इसका साइज भी जो होगा वो भी फैक्टर लाता है और वो भी मैटर करता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर मेरे से कोई ऑर्डर कह दे तो मैं कह दूंगा NF3 और ग्रेटर देन होता है NCl3 और फिर ग्रेटर देन होता है क्या, NBr3, ठीक है ना। अब आ जाओ NH3 के बारे में। तो NH3 के बारे में जब हम आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये जो होगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और नाइट्रोजन की कितनी होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। सही है ना। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, चलो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खींचेगा किधर, इधर साइड खींचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो ऐसे आएगा और एनहेंसमेंट इसका हो गया, यानी कि ये डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भले ही थोड़ा सा 1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 2.1 है, बट हाइड्रोजन का छोटा साइज होने की वजह से ये थोड़ा सा नाइट्रोजन से ज़्यादा पास होता है, और ज़्यादा पास होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से डायपोल मोमेंट का मान ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, उसके बाद में NF3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में NCl3 और फिर NBr3। NF3 में एक केस और भी है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मान नीचे आ रहा है और लोन पेयर का मान कैंसिल आउट होकर तब रिजल्टेंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल इन्हेंसमेंट हो रहा है। ये इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हल्का ऊपर जा रहा है, बात समझ आई ना। तो ये टोटल के टोटल जुड़ जाता है, इसकी वजह से भी इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा मिलती है और डायपोल मोमेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा NH3। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन अणु पाया जाता है जबकि He2 अणु नहीं पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन अणु बनता है लेकिन He2 अणु नहीं बनता है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या। किसी भी अणु को बनाना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसके सबसे पहले आप देखो कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में आपको समझ में आ रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लुईस के अष्टक नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके बाहरी कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। वैसे भी उसमें क्या होता है, s ऑर्बिटल ही होता है और s ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग करने के बाद में एक सिंगल सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एकल बंध बना लिया, और एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड बना लिया, और सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में ये क्या हुआ, स्टेबल हो गए, ये जो है वो स्थायी हो गए। और स्थायी होने की वजह से H2 जो होगा वो जो होता है वो क्या वो जो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेना इसमें। ठीक है ना, या चलो अभी मैं बता दूंगा लैंग्वेज में कैसे लिखना है। अब He2 का केस जरा देख लो। तो हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। तो जब पहले से ही इसमें भी क्या होता है, 1s ही होता है, और जब 1s होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। अब हीलियम के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हीलियम जो होगा, ये हीलियम अपने में कंप्लीट है और ये हीलियम अपने में कंप्लीट है। तो ये दोनों एक दूसरे से बंध का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि इनके डुप्लेट भरे हुए हैं, यानी इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। बट हीलियम के तो पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में क्या है कि ये जो होगा वो बंध का निर्माण नहीं करेगा, और जब बंध का निर्माण नहीं करेगा तो फिर He2 नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि बंध का निर्माण नहीं होगा। अब आपको क्या लिखना है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो ये 2 बनाएंगे, और बनाने के बाद आप लिखेंगे कि उपरोक्त डायग्राम से या उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर लेता है, और साझा करके वो सिंगल बॉन्ड या एकल बंध बनाता है और स्थायी हो जाता है। इसके कारण H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, यानी कि H2 अणु बनता है। लेकिन हीलियम में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका पेट भरा होता है, यानी उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, और डुप्लेट कंप्लीट होने के कारण वो आगे बॉन्ड बंध का निर्माण नहीं करता है। इसी वजह से He2 जो होता है अणु नहीं बनता है, जबकि H2 अणु बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें लैंग्वेज लिखनी है।